हेलो स्टूडेंट, खुला आसमान स्टडी अड्डा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक मैं हिंदी से लेकर आया हूँ उपसर्ग। यह टॉपिक आपको क्लास 10th 12th इसके अलावा अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें बात करें क्लास 12th और 10th की, तो इसमें लगभग 2 से 3 या 4 प्रश्न भी कभी कभी देखने को मिल जाता है उपसर्ग से। तो आप इसे अच्छे से बने रहे वीडियो पर। आज मैं इसे अच्छे से डिफाइन करने वाला हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि ये पूरा लंबा वीडियो मैं बनाऊंगा नहीं, इसे मैं 2 से 3 टॉपिक में वीडियो पार्ट में बांट दूंगा जिससे आपको सहूलियत हो। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे उपसर्ग होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं पहले। तो देखिए, जो शब्दांश का मतलब होता है शब्दांश अर्थात शब्दों का अंश। जो शब्दांश शब्दों के पहले या पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। यानी उपसर्ग का मतलब है कि उपसर्ग जो होता है यह किसी शब्द के पहले जुड़ता है, पहले जुड़ करके और उस शब्द में नया एक विशेषता पैदा कर देता है। देखिए, मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ, 1-2 उदाहरण से। जैसे देखिए, प्रतिदिन, अगर मैं बात करूँ प्रतिदिन, प्रत्येक, हर दिन, इस तरह का अगर मैं शब्दों का इस्तेमाल करूं और शब्द लूं, तो देखिए यहाँ पे अगर पूछा जाए कि प्रतिदिन में उपसर्ग बताइए, तो देखिए इधर प्रति आपका क्या है, उपसर्ग है। प्रत्येक में बोलेगा उपसर्ग बताइए, तो प्रत्येक में भी प्रति उपसर्ग होता है। अब प्रति कैसे होता है, यदि पर संयुक्त हो और उसके जस्ट बाद आधा त्व का प्रयोग किया जाए किसी भी शब्द के साथ संयुक्त अक्षर में आधा त्व लगेगा, तो याद रखिएगा कि वो हमेशा प्रति उपसर्ग ही आएगा। आगे है हर दिन में देखिए हर इस प्रकार का उपसर्ग हो गया। ये सब क्या है, प्रति, इस तरह से ये आपका उपसर्ग है। ये क्या लगा, तो ये जो दिन है इससे पहले लगा है प्रति, प्रत्येक में जुड़ा है पहले प्रति, जुड़कर ही प्रत्येक बना है। अगर मैं प्रत्येक का संधि विच्छेद करूँ तो प्रति धन एक, प्रत्येक का संधि विच्छेद होता है प्रति धन एक, अर्थात ये दोनों मिलकर बनेगा प्रत्येक। प्रत्येक में क्या, हम एक में क्या जोड़े हैं, तो प्रति, तो ये आपका उपसर्ग हो गया प्रति। तो आप उदाहरण से समझ गए होंगे। इतना ही नहीं, अगर आप यहाँ से नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे इसको इतना डिटेल से बताऊंगा कि आप इसे भूल नहीं पाइएगा कभी। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे हम बढ़ाते हैं टॉपिक को। तो अब आती है बात, जब उपसर्ग होता है तो उपसर्ग का कुछ प्रकार भी होगा। तो मैंने हिंदी में कुछ उपसर्ग के प्रकार को बताया यहाँ पे कि हिंदी के उपसर्ग को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। तो देखिए कुछ वर्गों में मैंने बांटा है। पहला है संस्कृत के उपसर्ग। ये जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं इनकी संख्या जो होती है 22 होती है। संस्कृत के उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, तो 22 होती है। उसी तरह हिंदी के उपसर्ग इनकी संख्या 13 होती है। और तीसरा में है उर्दू और फारसी के उपसर्ग, इनकी संख्या होती है 19। और चौथा मैंने लिया अंग्रेजी के उपसर्ग। इनकी फिक्स कोई संख्या नहीं है कि ये 10 है कि 15 है कि 2 है कि 4 है, इसकी कोई फिक्स संख्या नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हूँ। और इसका प्रयोग बहुत कम मात्रा में किया भी जाता है। सबसे ज़्यादा किया जाता है तो ये है आपका संस्कृत के उपसर्ग। लगभग में इससे आपको 80% तो यही से रहेगा। आपको अगर उपसर्ग बनेगा तो 80% चांस है कि वो संस्कृत के उपसर्ग से ही बनेगा। और मान लीजिए कुछ हिंदी के भी मिल सकते हैं उपसर्ग, उर्दू फारसी के भी हो सकते हैं। तो मैं बारी बारी से इसको हम आगे टॉपिक को बढ़ाता हूँ। आज पहला टॉपिक फिर इसको लेके चलता हूँ। यानी पहला टॉपिक आपका है जो संस्कृत के उपसर्ग, इसे मैं डिफाइन करता हूँ। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं संस्कृत के उपसर्ग। 22 उपसर्ग में से जो है अभी मैं टोटल 15 बताया हूँ और अभी जस्ट इसको समझाने के बाद मैं 6 और बता दूंगा। तो अभी मैं इसे कंप्लीट करने वाला हूँ और इसे गौर से देखिएगा, क्योंकि उपसर्ग में आपको शब्द पे ध्यान देने से पहले आपको याद रखना होगा कि उपसर्ग कौन सा है, इसे याद रखना पड़ेगा। जैसे कि है प्रति, परि, प्र, परा, अति, अधि, अनु, अभि, आप, उप, उद, उत, अव, दूर, दुस। इस तरह से 7 और बाकी है, उसको हम बताएंगे। पहले इसको आराम से समझते हैं तब आगे हम बताते हैं। तो देखिए
प्रति, पहला मैंने उपसर्ग लिया है प्रति, इसे आपको याद रखना है प्रति। तो प्रति से क्या बनेगा शब्द, तो देखिए प्रतिदिन, तो देखिए यहाँ पर प्रति इसमें आया है तो यानी दिन में लगा प्रति, तो प्रतिदिन अर्थात प्रत्येक दिन होता है, तो प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है। उसी तरह प्रतिकूल में भी प्रति उपसर्ग है, प्रत्यक्ष में भी प्रति उपसर्ग है। इसे पहचानने का बस एक ही तरीका याद रखिएगा, यदि प में र जुड़ा है और इसके बाद आधा तो आ जाए, प में र जुड़ा रहे और इसके बाद आधा तो आ जाए, तो हमेशा वो जो होगा ना उपसर्ग हमेशा आपको मानना है प्रति, इसके अलावा कोई उपसर्ग होगा ही नहीं। प में र संयुक्त रहे, प र संयुक्त रहे, आधा तो आ जाए, तो समझ लीजिएगा उसमें क्या उपसर्ग है, तो प्रति। जैसे कि यहाँ देखिए प्रत्यक्ष में प्रति उपसर्ग, उसी तरह प्रत्येक में प्रति उपसर्ग, क्योंकि देखिए प र संयुक्त है और आधा आपको तो लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें प्रत्येक में क्या उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो प्रति। तो इसे प्रति समझ गए होंगे आप। आगे देखते हैं परि के बारे में। परि उपसर्ग, ये ध्यान देने वाली बात है कि कभी भी उपसर्ग को याद रखना है बस इसे, इसके अलावा कभी भी ना ही इधर से प्रति होगा, दीर्घई में प्रति कभी नहीं होगा, हर सही में ही होगा। इस चीज़ को हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस सिर्फ उपसर्ग को याद रखिए, जो शब्द रहेगा आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। आप देखते हैं दूसरा परि के ऊपर में, तो परि से देखिए बनेगा परिक्रम, तो परिक्रम में देखिए उपसर्ग क्या है, तो परि है। परिपूर्ण, परिपूर्ण में उपसर्ग क्या है, तो परि उपसर्ग है। परिमाण, परिमाण में क्या उपसर्ग है, तो परि है। और परिजन, परिजन में क्या उपसर्ग है, तो परि उपसर्ग है। तो इस तरह से आप इसको भी समझ गए होंगे। सिर्फ इसे याद रखिएगा, आपके सामने में आपके समक्ष में शब्द आएगा और आप तुरंत बता दीजिएगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, तो ये याद रखना जरूरी है सिर्फ उपसर्ग को आपको, और शब्द तो आप रिवीजन करते करते समझ जाइएगा। आगे देखते हैं प्र उपसर्ग के बारे में। तो प्र उपसर्ग के बारे में देखिए प्रख्यात, प्रख्यात में देखिए प्र उपसर्ग है। प्रबल, प्रबल में प्र उपसर्ग है। प्रकृति, प्रकृति में देखिए तो प्र उपसर्ग है। अप्रस्थान में भी प्र उपसर्ग है। तो इस प्रकार प्र से बनने वाला शब्द का मैंने कुछ उदाहरण लिया था, और इस प्रकार इस सबों में क्या लगा हुआ है, प्र उपसर्ग। तो इसे आप ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। आगे परा उपसर्ग, तो परा से देखिए आपका क्या बनेगा, पराजय, पराजय में कौन सा उपसर्ग, तो परा उपसर्ग। परामर्श, परामर्श में कौन उपसर्ग, तो परा उपसर्ग। पराक्रम, पराक्रम में कौन उपसर्ग, तो परा उपसर्ग हो जाएगा। और पराभाव में कौन उपसर्ग होगा, तो परा उपसर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार परा से कुछ बनने वाले शब्द थे, और भी कई शब्द आएंगे, लेकिन इसे जानते हैं कि उपसर्ग हमेशा किसी शब्द के पहले लगेगा। आगे चलते हैं पांचवा में अति उपसर्ग के ऊपर में। तो अति से देखिए पहले लिखा हुआ अत्यधिक। अब देखिए कंफ्यूजन करने वाली बात यह है, यहाँ है अति और यहाँ पर आया अ, तो आधा आया है। तो ये ध्यान रखना है कि यदि अ के बाद आधा तो आ जाए, अ के बाद आधा तो आ जाए, तो उसमें हमेशा उपसर्ग होगा, अति उपसर्ग ही होगा। तो देखिए अ के बाद आधा ये तो है, इसलिए इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो अति उपसर्ग। अत्यधिक में कौन उपसर्ग, तो अति उपसर्ग। उसी तरह देखिए अ के बाद फिर आधा तो आया है, तो अत्यंत में कौन उपसर्ग हो जाएगा आपका, अति उपसर्ग होगा। फिर देखिए ये तो अतिरिक्त में कौन उपसर्ग होगा, तो देखिए यहाँ पर अति उपसर्ग लिखा ही है। अतिशय में कौन उपसर्ग होगा, तो अति होगा। तो इस प्रकार आप इसे समझ गए होंगे। चलते हैं अगला 6 नंबर पे अधि उपसर्ग के बारे में। तो अधि से देखिए क्या बनेगा, तो अधि से बनेगा अधिकार। तो अधिकार में कौन उपसर्ग होगा, अधि। अधिपति में कौन उपसर्ग होगा, तो अधि। अधिनायक में कौन उपसर्ग, तो अधि होगा। ये ध्यान देने वाली बात है, तो कभी भी दीर्घई में आपको उपसर्ग नहीं ले लेना है। अधि ये उपसर्ग होता ही नहीं है, आपको उपसर्ग ऐसे याद रखना है। चलते हैं अगला पॉइंट को देख लेते हैं। 7 नंबर में अनु लिए हैं हम। अ और छोटी नौ हरसुकर है, यानी तवर्गी नौ है। तो अनु से क्या बनेगा, तो देखिए अनुकरण। अनुकरण, अनुकरण में कौन उपसर्ग है, तो अनु उपसर्ग है। अनु उपसर्ग ये जुड़ा हुआ है, अनु उपसर्ग। फिर अनुसार में कौन उपसर्ग है, तो अनु उपसर्ग है। अनुशासन में कौन उपसर्ग है, तो अनु उपसर्ग है। और अनुचर में कौन उपसर्ग है, तो अनु उपसर्ग हो जाएगा इस तरह से। तो इसे भी समझ गए होंगे। उपसर्ग देख लीजिए, सब जितने भी मैंने शब्द का उदाहरण लिया है, सभी शब्द के पहले में आपको उपसर्ग जुड़ रहा है। अगला देख लेते हैं। फिर 8वां में लिए हैं अभी। अभी से बनेगा आपको
अभिषेक, तो अभिषेक में कौन उपसर्ग होगा? अभी। अभियान में कौन उपसर्ग? तो अभी। अभिनय में कौन उपसर्ग? तो अभी। और अभिमुख में कौन उपसर्ग होगा? तो अभी। तो ये 4 उदाहरण दे करके मैंने समझा दिया कि इसमें सब में लगा हुआ क्या? अभी उपसर्ग। ठीक, आगे देख लेते हैं अगला अप। अब उपसर्ग देख लेते हैं अप। तो अप से बन जाएगा आपको अपमान, अपमान में अप उपसर्ग, अपयश में अप उपसर्ग, अपकार में अप उपसर्ग। तो इस तरह से आप देख लिए कि जितना भी है अपमान, अपयश, अपकार, ये सब में लगा हुआ अप उपसर्ग। तो ये आप जब तक उपसर्ग को याद नहीं रखिएगा तब तक आप शब्द में नहीं पकड़ पाइएगा कि कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो उपसर्ग याद रखना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं 10वां उप उपसर्ग के ऊपर में। तो उप से देखिए उपदेश, उपहार, उपकार, उपमंत्री, उपवन। तो सब में देखिए उप में क्या लगा हुआ है? आपको उप सब में लगा हुआ है, इसलिए इसमें उप उपसर्ग हो जाएगा। आगे देखते हैं 11 में उद उपसर्ग के बारे में। तो उद से हो जाएगा उद्गम, उद्भव। इसमें देखिए उद उपसर्ग इसमें भी है। एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि उद उपसर्ग कभी भी याद रखिएगा उ दो पूरा नहीं होगा, उ दो हलंत में ही होगा। तो इसको याद रखना है, आपको इसे याद रखना है। नहीं तो आप ये उ और दो पूरा दे दीजिएगा तब तो हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। उ दो हलंत, आधा दो आएगा। आगे चलते हैं उत में। तो देखिए उत में भी देखिए उ अतो आधा है, उ अतो हलंत आधा है। तो यहाँ पर देखिए उत्कर्ष, उ अतो आधा आया है तो उत्कर्ष में उत उपसर्ग। उत्तम में भी देखिए आधा लगा हुआ है तो यहाँ पे, तो उत्तम में भी उत उपसर्ग, उत्पत्ति में भी उत उपसर्ग, क्योंकि उ के बाद देखिए आधा तो जुड़ा हुआ है इसमें। तो इस तरह से इसमें ये उत्कर्ष, उत्तम, उत्पत्ति में आपको उत उपसर्ग लगा हुआ है। फिर आगे देखते हैं अब उपसर्ग। अब से हो जाएगा आपका अवगुण, अब उपसर्ग, अवनति, अवतार, अवतरण। ये सब में अब उपसर्ग लगा हुआ था। इसे याद रखने वाली है। आप उपसर्ग को याद रखिए, आसानी से आप उपसर्ग समझ जाइएगा। फिर है दूर उपसर्ग। तो देखिए दूर जो लिखा हुआ है ये रो हलंत है, आधा रो है, और ये रेप में कहीं कहीं पर बदल जाएगा। तो देखिए दूर से हो जाएगा दुर्जन। देखिए दुर्जन दोहर सुकर, और ये जो आधा रो होता है आगे वाला शब्द के ऊपर में चढ़ गया यहाँ पे रेप के रूप में। तो दुर्जन में बोलेगा कौन सा उपसर्ग है? तो दूर उपसर्ग। उसी तरह दुर्गम में भी दूर उपसर्ग, क्योंकि दोहर सुकर है और रो ऊपर चढ़ गया ऊपर, तो इसलिए दुर्गम में दूर उपसर्ग। फिर दुर्दशा में भी दूर उपसर्ग, और दुराचार में दूर उपसर्ग है। आगे देखते हैं दुष् उपसर्ग के बारे में। तो दुष् उपसर्ग से बनेगा दुष्चरित्र, फिर दुस्साहस, दुष्कर, दुष्कर्म। सब में देखिए अब ये बोलिएगा कि यहाँ दोहर सुकर और आधा स्व है, ये कौन सा स्व है? तालव्य स्व। लेकिन कोई भी स्व हो, कोई भी स्व हो दोहर सुकर दू के बाद यदि कोई भी स्व आधा आ जाता है तो वो आप मान लीजिएगा कि वो हमेशा दुष् उपसर्ग ही होगा, क्योंकि ये उपसर्ग होता नहीं है। ना ये उपसर्ग होता है और ना ही ये उपसर्ग होता है। जब ये दोनों है ही नहीं तो कौन सा उपसर्ग होगा आपका? तो दुष् उपसर्ग हो जाएगा ये दोहर सुकर और दंत स्व हलंत वाला। तो इस तरह से यहाँ तक आपने समझ गया है। अब इसमें 7 और बचा हुआ है, तो 7 को भी जल्दी से देख लेते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं 16वां नंबर पे। तो 16वां नंबर पे आपका क्या है? तो इस पर आपका है आ उपसर्ग है। तो आ उपसर्ग से बनेगा आजीवन, आगमन, आरक्षण, आक्रमण, और भी कई शब्द आ से बनेंगे। तो देख लीजिएगा किसी भी शब्द के पहले में अगर आ लगा रहता है तो समझ लीजिएगा आ उपसर्ग है। इसमें आ यहाँ भी है तो आजीवन में आ उपसर्ग, आगमन में भी आ उपसर्ग, और आरक्षण में भी आ उपसर्ग, और आक्रमण में भी क्या हो जाएगा? आ उपसर्ग। जिसको मैंने घेरा है वो सब का सब क्या है? उपसर्ग है आपका। फिर है नीर। तो ध्यान दीजिएगा उपसर्ग आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको दे सकता है नौदीकर पूरा रो दे सकता है, नौहर्षिकर पूरा रो दे सकता है, या नौद्रिकर बड़ी रो दे सकता है, इस तरह से दे सकता है। लेकिन याद रखिएगा ये सब आपका उपसर्ग है ही नहीं। नौहर्षिकर और रो हलंत, इसको याद रखना है। नीर उपसर्ग में नौहर्षिकर और रो हलंत ही होता है। इसके अलावा नीर उपसर्ग दूसरा कोई नहीं होगा, जो होगा यही होगा। इसलिए जितना मैंने उपसर्ग बताया है उसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। आप आराम से बना लीजिएगा उपसर्ग, और उपसर्ग पहचान भी जाइएगा शब्द के साथ में। तो देखिए नीर उपसर्ग से बनेगा निर अपराध,
निरपराध में जो है नीर उपसर्ग है यहाँ पे। अब बोलिएगा कि यहाँ नॉइस्कर नी, अब र पूरा है, इसका मतलब ये तो नीर्ण हो जाएगा उपसर्ग। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये जब भी बनेगा तो नॉइस्कर और र हलंत ही होगा, इसका मतलब ये होगा आपका उपसर्ग। तो निरपराध में कौन उपसर्ग होगा? तो नीर। फिर निर्जन में तो जान लीजिए नौहर्षिकर जो र रेप चढ़ता है वो आधा र कहलाता है, र हलंत आधा कहलाता है। तो इसलिए नौहर्षिकर र ऊपर गया तो निर्जन में कौन उपसर्ग? तो नीर उपसर्ग। उसी तरह निराकार, निराकार में कौन उपसर्ग होगा? तो निराकार में भी नीर ही उपसर्ग होगा। नीर ही, ये नहीं कि इस तरह से आप ले लीजिएगा तो वो उपसर्ग होता ही नहीं है। फिर उसी तरह निर्गुण, निर्गुण में भी आप क्या होगा? नौहर्षिकर र हलंत है तो अर्थात इसमें हो जाएगा नीर उपसर्ग, ये नीर उपसर्ग। तो आप इसे अच्छे समझ गए होंगे कि नीर उपसर्ग इस समय लगा, निरपराध, निर्जन, निराकार, निर्गुण, ये सभी में क्या लगा है? तो नीर उपसर्ग लगा हुआ है। अब देख लेते हैं निस उपसर्ग के बारे में। तो देख लीजिए यहाँ भी आधा सौ है, और वो सौ कौन सा है? तो दंत सौ। ना तालब सौ लेना है ना मूर्धन्त सौ लेना है, इसे याद रखिएगा। निस उपसर्ग में नौहर्षिकर और दंत सौ आधा होता है। तो निस उपसर्ग में देखिए यहाँ निस्सार, निस्सार में कौन उपसर्ग होगा? तो निस होगा। निस्तार तो नौहर्षिकर नी आधा सौ देखिए है, तो निस्तार में निस उपसर्ग। निश्चल, अब आपको देख रहा है कि यहाँ नौहर्षिकर है, नौहर्षिकर यह तालव्य सौ आधा, इसका मतलब ये उपसर्ग होना चाहिए था इसमें, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि ये उपसर्ग होता ही संस्कृत में नहीं है। इसे दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी निस उपसर्ग होगा तो ये नौहर्षिकर, ये दंत सौ आधा होगा। तो इस तरह से समझ गए कि निश्चल में कौन सा उपसर्ग होगा? तो निस ही उपसर्ग आएगा। उसी तरह निश्चित में भी, निश्चित में भी निस ही उपसर्ग आएगा। इसे कंफर्म याद रखिएगा कि कोई भी सौ दिया रहे, नौहर्षिकर नी के बाद आधा कोई भी सौ दिया रहे, वो हमेशा आपका निस उपसर्ग में होगा। तो चलिए ये निस को भी समझ लिए हैं। अब चलते हैं नी उपसर्ग के बारे में। नी, तो नी से बनेगा निवारण, तो निवारण में कौन उपसर्ग हो जाएगा? तो नी उपसर्ग। निषेध में कौन? तो नी उपसर्ग। निपात में कौन उपसर्ग? तो नी। और नियोग में कौन उपसर्ग होगा? तो नी हो जाएगा आपका उपसर्ग। आगे चलते हैं वी के बारे में, बी के बारे में। तो वी से हो जाएगा विदेश में कौन उपसर्ग? तो वी। विलाप में कौन उपसर्ग होगा? तो वी। वियोग में वी, और विपक्ष में भी वी उपसर्ग हो जाएगा। आगे सम, इसे समझिएगा ज़्यादा इस तरह से, ये टॉपिक वाला जो ये 21 में मैंने लिया है सम उपसर्ग, इससे ज़्यादा पूछता है। अगर आपको किसी भी सौ के ऊपर में आंसर दिया रहे ना तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पे सम ही उपसर्ग आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे सौ, दंत सौ के ऊपर में क्या है? आंसर, इसलिए इसमें आएगा संसार में कौन उपसर्ग? तो सम उपसर्ग। फिर देखिए यहाँ दंत सौ के ऊपर में है आंसर, तो संगम में कौन उपसर्ग? तो सम उपसर्ग। संस्कार, तो देखिए दंत सौ के ऊपर में क्या है? आंसर, इसलिए संस्कार में सम उपसर्ग। संतुष्ट में भी देखिए सौ के ऊपर में है आंसर, इसलिए संतुष्ट में भी सम उपसर्ग। और संतुष्ट में उसी तरह संभव के ऊपर भी देखिए आंसर है, तो इसलिए संभव में भी सम उपसर्ग। इसे याद रखिएगा, किसी भी सौ के ऊपर, कोई भी सौ हो, कोई भी सौ के ऊपर में यदि आपको आंसर मिल जाए तो वो कोई भी सौ हो, तीनों तालव्य सौ, दंत सौ, मूर्धन्त सौ, कोई भी हो, आपका वो उपसर्ग बनेगा, सम ही बनेगा जब आंसर रहे सौ के ऊपर में तब। आगे देखते हैं सु उपसर्ग। सु से बन जाएगा आपका सूजन, तो सूजन में क्या है? तो सूजन में सु उपसर्ग है आपका। सुगम में सु उपसर्ग। सुशिक्षित में सु उपसर्ग। और सुपात्र में आपका क्या है? सु उपसर्ग। इस प्रकार मैंने आपको संस्कृत के 22 उपसर्ग को मैंने बता दिया है, और वो उपसर्ग को एक बार आप बारी बारी से 1 से लेकर के 22 तक उपसर्ग को, सबसे पहले जो मैंने उपसर्ग बताया इसे याद रखिएगा। जो संस्कृत में उपसर्ग होता है उसे आप याद रख लीजिएगा, तो उसके अलावा तो कोई दूसरा उपसर्ग होगा नहीं। जब आप उपसर्ग को ही याद कर लीजिएगा संस्कृत में तो दूसरा कोई होगा नहीं। तो आप इसका नियम पे 2-4 उदाहरण मैंने लिया है, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपको उपसर्ग में कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब जो बचा हुआ इसमें उपसर्ग का टाइप आया, जैसे हिंदी है, उर्दू फारसी के है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।